हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं इकोनॉमिक्स की क्लास में आज का आपका अभिनंदन है। सुप्रभात, जी आई नो, नमस्कार बच्चों। पिछले हम 2-3 वीडियोज में आंकड़ों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने आंकड़ों की संकलन की विधियों में आंकड़ों का स्थानीय संवाददाताओं द्वारा इकट्ठा किया जाना, उनको एकत्रित करना या उनका आंकड़ों का डाक विधि के द्वारा एकत्रित किया जाना, संकलन करना पर हमारी चर्चा थी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको आंकड़ों के संकलन की विधियों को दोहरा देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे गणक विधि पर। क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो में कराया था, गणक विधि को छोड़कर बाकी सब करवा दिया था, गणक विधि बाकी थी, वो आपकी करवाएंगे। तो देख चलते हैं आज के टॉपिक पर। हम कर रहे हैं आंकड़ों के संकलन की विधियां, ये हम कर रहे हैं कक्षा में। उसमें सबसे पहले हमारी थी ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, जो हम कर चुके। इसके बाद हमारी थी अप्रत्यक्ष अनुसंधान विधि, ये भी हम कर चुके। इन दोनों को हम एक वीडियो में कर चुके हैं। स्थानीय नंबर 2 में ये थी। नंबर 3 थी हमारी तीसरी विधि हमारी स्थानीय स्रोतों द्वारा संवाददाताओं द्वारा, स्थानीय स्रोत या संवाददाताओं द्वारा आंकड़ों का एकत्रित किया जाना। इसको भी हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। और इसके साथ प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित किया जाना, नंबर 4 ये हमारा। इसका कुछ भाग हमने डाक विधि वाला कर लिया था। गणक विधि वाला हमारा शेष रहता है, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गणक विधि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ एक प्रश्न और भी है हमारा, एक अच्छी प्रश्नावली में कि क्या गुण होने चाहिए और किस प्रकार के प्रश्न उसमें पुटअप करने चाहिए, इन बातों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणक विधि। गणक विधि के बारे में कल भी हमने बताया था कि गणक विधि कैसी होती है, जिसमें प्रश्नावली बना ली जाती है, प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं, गणक नियुक्त कर दिया जाता है और गणक प्रश्नावली को लेकर के अनुसंधान जहां से स्रोत के बाद जहां से हमें आंकड़े लेने उनके पास जाता है और जाकर के प्रश्न पूछ कर भरते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि डाक विधि में हम सिर्फ एक प्रश्न पत्र बना करके उसको एक पॉलिथीन में डाल करके, लिफाफे में डाल करके डाक खाने द्वारा हम उसको उसके एड्रेस पर भेज देते थे और उसको वापस भेजने के लिए हम उससे प्रार्थना करते थे। लेकिन जो गणक विधि है उसमें हम प्रश्नावली तो बनाते हैं, लेकिन डाक के द्वारा भेजने के बजाय हमें गणक नियुक्त करते हैं और उस गणक को वो दे देते हैं ताकि वो वहां जाकर के उससे प्रश्न पूछ करके उस प्रश्नावली में भरे। तो बेटा, इन दोनों में अंतर समझ में आया होगा। तो हम आज आके पढ़ रहे हैं ये जो गणक विधि कहाँ उपयुक्त होती है। नंबर 1 तो जहां क्षेत्र विस्तृत हो, जहां पर आदमी व्यक्तिगत रूप से ना मिल सके, जा करके लाने हो। नंबर 2 गणक जहां नियुक्त मिल जाते हो, उपयुक्त जो गणक क्या कहते हैं उनको, गणक है वो निपुण हो, चतुर हो, प्रश्न उत्तर लेने में, करने में, पूछने में चालाक हो, वहां उपयुक्त है। गणक को मिलना आसान हो, गणक निष्पक्ष हो। हमें गणक जो मिलते हैं, जो जिनको हमने भेजना है, वो निष्पक्ष और निपुण हो, चतुर हो, तो ये उस क्षेत्र के लिए बड़ी व्यापक है, उस क्षेत्र के लिए बड़ी उपयुक्त है। और तीसरी है गणक है वो भाषा और रीति रिवाज को जानता हो। जिस एरिया में, जिस इलाके में हमने आंकड़े एकत्रित करने के लिए भेजना है, उस एरिया से वो गणक वाकिफ हो, उसको जानकार हो वहां का, तो हमारी ये विधि उपयुक्त है। इसके बाद गुण क्या है, विस्तृत क्षेत्र में है, कामयाब है, शुद्धता की गारंटी है, क्योंकि गणक का वो निपुण और निष्पक्ष में आपने भेजे हैं तो आंकड़े शुद्ध होने की गारंटी है। व्यक्तिगत संपर्क होता है, गणक जाकर के व्यक्तिगत रूप से मिलता है, इसलिए वो कोई प्रश्नों को गलत भी नहीं होगा। यदि वो उससे जांच पड़ताल करके पूछ भी लेगा तो एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न को करके उन प्रश्नों की सत्यता की जांच भी कर लेगा। ये सत्यता होते हैं, मौलिक होते हैं, निष्पक्ष होते हैं और पूर्णता होती है।
इन आंकड़ों में पूर्णता होती है। यदि कोई प्रश्न रहता भी है प्रश्नावली में तो एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ करके उनसे किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अवगुण क्या है। इस जो विधि हम पढ़ रहे हैं, गणक विधि पढ़ रहे हैं, इस गणक विधि का अवगुण है ये खर्चीली ज्यादा है, क्योंकि गणक है उनको हमने सैलरी पर लगाना पड़ेगा और दूर दूर के लिए कई गणक भेजने पड़ेंगे। निपुण होंगे और निष्पक्ष गणक के लिए हमें अच्छी पहली सैलरी देनी पड़ेगी। दूसरा इसका है गणकों की उपलब्धता होना कोई जरूरी नहीं है। जानकार जिस एरिया में हमने भेजने हैं उसकी भाषा रिवाज से वो वाकिफ हों, जानकार हों, ऐसे गणक मिलने बड़ी मुश्किल है। और तीसरी है अधिक समय भी लगेगा, क्योंकि वे खुद जाकर के एक एक आदमी से जाकर मिलेगा एक एक गणक, तो टाइम भी इसमें हमें अनुसंधान में बहुत टाइम लग जाएगा, उसको काम करने में समय की ज्यादा लगेगा। एक निजी अनुसंधानकर्ताओं के लिए कामयाब नहीं है ये विधि। जो सरकारी अनुसंधान है वो तो इसके खर्चे को वहन कर सकते हैं, उनके लिए तो हो सकता है, लेकिन निजी अनुसंधान इतना खर्चा नहीं करेगा, इसलिए वो इस विधि को नहीं अपनाएगा। ये इसके अवगुण थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है कि एक अच्छी प्रश्नावली जो हम बना रहे हैं वो प्रश्नावली चाहे हमें डाक विधि के द्वारा भेजनी हो चाहे गणक के द्वारा भेजनी हो, तो एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या गुण होने चाहिए। पहले विद्यार्थी ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहा है और आगे भी आने की संभावना है कि एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहले नंबर 1 तो प्रश्नों की संख्या है वो कम होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें प्रश्नावली बनाते समय ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी संख्या है वो कम से कम रखनी चाहिए, प्रश्न कम से कम पुटअप करने चाहिए। दूसरा सरल प्रश्नों को हमने इस प्रकार से लगाना चाहिए, बनाना चाहिए ताकि आसान से आसान हो, ऑप्शन टाइप हो या छोटे प्रश्न हो, हाँ ना में उत्तर हो, यस नो हो, इस प्रकार के प्रश्नों का हमें इसमें शामिल करना चाहिए। प्रश्नों को हमने कठिन प्रश्न नहीं होने चाहिए ताकि प्रश्न देने वाला आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर दे सके, वो कठिनाई महसूस ना करे। अगला हमारा है प्रश्नों की उचित क्रम। हमें प्रश्नों को उचित क्रम में से पूछना चाहिए, एक क्रम के बाद दूसरा, दूसरी बात तीसरा, इस प्रकार से पूछते जाना चाहिए। ये नहीं कि कभी कौन सा प्रश्न पूछ लिया कभी कौन सा प्रश्न पूछ लिया। हमें पहले उसका परिचय लेना, फिर उसके बाद उसके घर से सदस्यों की संख्या पूछ के और उसके काम धंधे के बारे में पूछते हुए, उसकी सैलरी पूछते हुए, उसके सारे बारे में पूछना चाहिए। ऐसा कि नहीं जाते उसे कहो कि आपकी सैलरी कितनी, आप कहाँ काम करते हैं। पहले उसका कई उचित क्रम से, हर प्रश्नों को उचित क्रम से, जिनका संबंध एक प्रश्न का संबंध एक दूसरे प्रश्न के साथ हो, ऐसे प्रश्न करते हुए उससे हम प्रश्नों को प्रश्नावली तैयार करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्नावली में हमें अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली भरते समय ऐसा लगना चाहिए हमें कि किसी को आत्मसम्मान को ठेस ना लगे, किसी को बुरा ना लगे, इस प्रकार के प्रश्न हमें प्रश्नावली में नहीं डालने चाहिए। इसके बाद हमें मतभेद रहित होने चाहिए। हम प्रश्नावली बनाते समय ये ना हो कि प्रश्न जो उत्तर दे रहा है उसको इस बात में कोई संशय हो, उन्हें मतभेद लगे कि ये ठीक नहीं है, ये गलत पूछ रहा है, या उसके मन में कोई इस प्रकार की भावना पैदा हो कि इसका मिसयूज हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को संख्या प्रश्नावली में नहीं डालना, उनके मतभेदों से रहित होनी चाहिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गणना करनी भी चाहिए। हमने गिनती में होना चाहिए, गिनती करके ऊपर से नीचे तक गणता में गिननी में उन प्रश्नों को क्रम से लगाना चाहिए। और उससे अगला पूर्व निर्देश, हमें प्रश्न देने से पहले उसको पूर्व निर्देश देने चाहिए, उसको बता भी देना चाहिए कि इन प्रश्नों का मिस यूज नहीं होगा, गोपनीय रखे जाएंगे, आपकी बात किसको नहीं बताई जाएगी, या इनका एक सही प्रयोग होना है आंकड़ों का, इस प्रकार की बातें आपको साथ करनी चाहिए। इसके बाद सत्यता की जांच। आपको प्रश्नावली बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सत्यता की जांच प्रश्नों की है या नहीं। एक दो प्रश्न इस प्रकार डालने देने चाहिए जिससे हमें ऊपर दिए गए प्रश्नों की सत्यता की जांच हो जाए। निर्देश देते समय भी आपको उसको बता देना चाहिए, प्रश्नों के ऊपर निर्देश दे देने चाहिए कि आप इतने प्रश्न करेंगे, ये करेंगे, वो वाली सारी बात करते हुए। और प्रश्नों को पूछते समय आपने इस प्रकार प्रश्न पूछने चाहिए जिस प्रकार की आपने पूछ लिया आपके कितनी बहन भाई हैं, उसने कह दिया 4 है, और उत्तर पूछा आप कितने बहन हैं, कह दे कि 6 बहन 2 भाई, इसकी संख्या 8 हुई। इस प्रकार आपका ये पहला प्रश्न गलत हो गया। तो आपने उनसे प्रश्न पूछना है, इस प्रकार प्रश्न पूछने की ताकि जो पीछे प्रश्न दिए हों उन प्रश्नों के उत्तर जांच हो जाए। इसके बाद प्रश्नावली लौटाने की प्रक्रिया, और जो अंतिम लाइन है प्रश्नावली के नीचे उससे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट लिखनी चाहिए, नीचे एक प्रार्थना लिखनी चाहिए कि ये प्रश्नावली लौटाने का आपकी अति कृपा होगी, इस प्रश्नावली का हम सही प्रयोग करेंगे, इस प्रकार की बात लिख के आपको प्रश्नावली का अंत करना चाहिए। अब इसके साथ साथ एक प्रश्न और पैदा होता है कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है।
जो हमने प्रश्नावली में प्रश्न डालने हैं वो किस प्रकार के प्रश्न डालें। नंबर 1 तो हमें सामान्य विकल्प वाले प्रश्न डालने चाहिए। सामान्य विकल्प वाले कौन से होते हैं? हाँ या ना, हाँ या नहीं। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि आपके पास कार है, इस प्रकार के प्रश्न डालना चाहिए। वो हाँ या नहीं उत्तर देना, उसने लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ेगा तो आपको पता है कि जो प्रश्नावली लिखेंगे वो उदासीन रहेगा। एक तो ये प्रश्न हो सकते हैं, और इसमें या फिर ये ठीक का निशान लगा और गलत का निशान लगाना, ये निशान लगाने की निर्देश दे सकते हैं आप कि जो सही है उस पर ये टिक मार कीजिए, जो गलत उस पर कांटे का निशान लगा दीजिए। इतना सा काम, यानी कोशिश करने का आपने जो उत्तर हमारे प्रश्नों के उत्तर देने वाला है वो आसान से आसान महसूस करे, कठिनाई महसूस ना करे। इसके बाद सत्य असत्य की बात लिख सकते हैं, सिर्फ सत्य असत्य लिख दें, उसमें सत्य पर टिक मार कर दें, असत्य कर दें, या इसके साथ उचित अनुचित भी डाले जा सकते हैं प्रश्नों के साथ। सामान्य विकल्प वाला में ये बात ध्यान रखनी है अपने इन बातों को। बहुविकल्पी प्रश्न भी डाले जा सकते हैं, जिसको हम MCQ कहते हैं, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन में से सिर्फ जो सही है उस पर निशान लगाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। आप अपनी तरफ से ही 4 प्रश्नों को उत्तर लिख दें ABCD करके, या 1 2 3 4 करके, उनमें से जो प्रश्न सही है उसके ऊपर निशान लगा दिया जाएगा। या उस खाने बना दे और खाने को राउंड को या खाने को ब्लैक किया जाएगा। इसके बाद तीसरा है विशिष्ट जानकारी वाले प्रश्न। कक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे भी डाल देने चाहिए जिससे कि उसकी खास जानकारी मिले, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, इस प्रकार के प्रश्न, या आप किस फर्म में काम करते हैं, इस प्रकार के सामान्य जो एक ही पंक्ति में उत्तर दिया जा सके वे प्रश्न डाल देने चाहिए। 4 एक कुछ से खुले प्रश्न भी देने चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे देने चाहिए जिससे उसकी राय मांगी जाए, उसकी फीडबैक ली जाए कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि पूछ लिया कि देश में बिजली की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी ऐसे कुछ प्रश्न डालने चाहिए जिनसे उसके सुझाव आपको मिले। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जाना, मैंने पिछली क्लास को पढ़ाते हुए जाना कि जो आंकड़ों की संकलन की विधियां हैं, वे 4 विधियां बताई थी मैंने। प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, स्थानीय स्रोतों द्वारा समाधान विधि, प्रश्नावली अनुसूची माध्यम विधि। पिछले लगभग 3-4 वीडियोज में हमने इस टॉपिक को पूरा कर लिया है, बड़े अच्छे से करने की कोशिश की है, और आपने भी अच्छे से समझा होगा, मुझे उम्मीद है। अच्छे से करके अच्छे अंक लेकर के परीक्षा में पास होंगे, ऐसी आशा के साथ आज की क्लास का समापन करता हूँ। धन्यवाद।